नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो न्यू बैच स्टार्ट किए हैं जिसमें टोटल 28 क्लास होने वाली है। आज हम 28 में से क्लास नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 क्लास प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ बाय करे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप क्लास के बाद पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे होंगे और साथ में इस सीरीज का मैं एमसीक्यू भी लेकर के आता हूँ क्लास के नेक्स्ट डे, तो वहां पे मैं आपका टेस्ट भी ले लेता हूँ एमसीक्यू के माध्यम से। तो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, पूरा फायदा हेतु। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या पीडीएफ, एसएससी के लिए या रेलवे के लिए, तो आप इस मोबाइल नंबर का यूज करके व्हाट्सएप पे जाएंगे और छोटी सी फी अदा करके कंटेंट परचेज करके अपनी जर्नी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। शास्त्रीय संगीत को माइंड में ध्यान रखते हुए आपको कथन पढ़ना है और जो सत्य है उसको आंसर करना है। भारतीय संगीत विद्या में त्रिताल में 16 मात्रा और 3 विभाग होते हैं। ठीक है, भारतीय जो संगीत विद्या है, चाहे शास्त्रीय संगीत चाहे कर्नाटक संगीत है, तो क्या वहां पे त्रिताल में, इसे 3 ताल भी बोलते हैं या 3 ताली भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 16 मात्रा या 3 विभाग होते हैं क्या, तो बाद में देखेंगे। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य में से सत्रिया को सबसे बाद में दर्जा दिया गया है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल राइट है, पहले वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि भारतीय संगीत विद्या में 16:4 है ना, 16 मात्रा और 4 विभाग में बटे होते हैं, तो यहाँ पे 3 होने के चलते ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट सेकंड आपका सही, पहला जो है गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत को पहले समझते हैं, फिर शास्त्रीय संगीत को, फिर उनसे जुड़े हुए फैक्ट को समझेंगे। देखिए पहले क्या होता था, टीसीएस के जमाना में सिर्फ कर्नाटक संगीत का एरिया कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ है या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है ना, बस इतना से काम चल जाता था। लेकिन अब जो है इतने से काम नहीं चलती है। ठीक है, कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 4 राज्य है ना, ये आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केरल के भी पार्ट में, यानी साउथ इंडियन जितना भी स्टेट है लगभग हर जगह आपके कर्नाटक संगीत का जो है बोला वाला देखने को मिलेगा। शेष भारत में हम इस प्रकार के संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से इकट्ठे जानते हैं। ठीक है, चाहे मध्य भारत हो उत्तर भारत हो, तो वहां पे हम इस प्रकार के संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। और जो साउथ रीजन है वहां पे इसका स्पेसिफिक नाम दिया गया है कर्नाटक संगीत। ठीक है मेरे भाई, कर्नाटक संगीत का जनक कौन होता है, तो कर्नाटक संगीत का जो जनक है ये पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का जनक, है ना। लेकिन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब 3 जो है विभूति हुए इनके, जो उनको असीम ऊंचाई तक ले जाने में सहयोग दिए थे। इनका नाम है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। ये 3 वो महान हस्ती है जो कर्नाटक संगीत के दुनिया में जो है एक अलग ही लेवल पे ले गया। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा वो अलग लेवल का ही बंदा था, क्या कुछ ऐसा कॉमेडी भी है ना। भारतीय शास्त्रीय संगीत विद्या में 16 मात्राएं होती है और 4 विभाग होती है। एक एक बात ध्यान से रखना, एक एक बात जो है आपके एग्जाम वाली पॉइंट होती है, फालतू की बात क्लास में होती ही नहीं है। त्रिताल में ताली जो है, ताली तो आप सभी समझते होंगे ना, है ना। त्रिताल या 3 ताली सिस्टम, इस प्रकार इसे त्रिताल भी कहते हैं या 3 ताली भी कहते हैं। ठीक है, त्रि मतलब 3 होता है, इससे संस्कृत का शब्द ले लिया है और क्या। तो भाई त्रिताल में ताली जो है पहला, पांचवा और 13वीं मात्रा पे लगती है। ठीक है, और त्रिताल या 3 ताल के क्रम में जो 9th मात्रा होती है ना, वो क्या होती है, खाली होती है। अभी मैंने कहा कि भाई संगीत में टोटल 16 मात्रा है, तो जब त्रिताल को अपन पढ़ते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर, है ना, तो पहला, पांचवा और 13वां होता है, यहाँ पे ताली दिया जाता है। और जो 9th मात्रा आता है यहाँ पे खाली रखी जाती है ना, इम्पटी रखी जाती है। तो यही दोनों पॉइंट के माध्यम से मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने श्रुति होते हैं, है ना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो है कुल 22 श्रुति होते हैं, 22 श्रुति होते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। संगीत विद्या में राग और ताल का निर्माण स्वरों से होता है। ठीक है, राग और ताल का निर्माण किससे होता है, स्वरों से होता है।
कर्नाटक संगीत तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो मुख्य रूप से स्वर पाए जाते हैं ये 7 है, लेकिन एडिशनल स्वर भी अगर जोड़ दिया जाए जो 5 है, तो टोटल स्वर की संख्या हो जाएगा आपके 7 + 5 = 12। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से हमने सीखा भाई, श्रुति होती है संगीत में 22, मात्रा होते हैं 16, विभाग होते हैं 4 और स्वर होते हैं 7 + 5 = 12, है ना। कौन से मात्रा खाली होती है, तो 9th वाला। और किस मात्रा पे ताली दी जाती है, तो 1, 5 एंड 13th वाला। कर्नाटक संगीत का रीजन हमने साउथ इंडिया देखा, बाद बाकी के पार्ट में हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। और कर्नाटक संगीत के जो त्रिमूर्ति थे, है ना, त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुथुचर दीक्षितर स्वामी, इन तीनों को हमने जो है यहाँ पे देख लिया। इतनी सारी बात अब तक मैंने इस क्लास में करा है। आई होप आपको आधा से ज़्यादा समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, है ना। देखिए, अगर एक बार आप वीडियो देख के पूरा याद करना सोच रहे हैं तो शायद पॉसिबल नहीं हो, इसलिए रिवीजन जरूरी होती है। रिवीजन कीजिए। रिवीजन के लिए कंटेंट भी अवेलेबल है, आप कंटेंट ले सकते हैं। एक नोटबुक की कॉस्ट में मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा, जिन बच्चे को एसएससी में बेड़ा पार लगाना हो 2026 में, तो ये वाला सीरीज और इससे जस्ट पहले मैंने एक 35 सीरीज समाप्त किया है। ये दोनों आधुनिक एग्जाम मॉडल पे है, ठीक है। तो उन दोनों को कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। शास्त्रीय संगीत विद्या में लय की गति जो होती है, चाहे शास्त्रीय यहाँ पे मैं हटा भी दूँ ना, खाली संगीत विद्या ही कहूँ, और जो लय की गति होती है, स्पीड ऑफ म्यूजिक होते हैं, उसे म्यूजिशियन ने एक पार्टिकुलर शब्द से पिरोया है जिसे टेम्पो कहा जाता है। ठीक है, तो अगर संगीत में टेम्पो क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड ऑफ म्यूजिक होता है, लय की गति होती है। शास्त्रीय संगीत में बंदिश का क्या अर्थ है, बंदिश। देखिए, शास्त्रीय संगीत में बंदिश का अर्थ होता है बांधना। आपने कई बार जो है मूर्ख से मूर्ख आदमी होता है, उनके मुंह से भी ये बंदिश शब्द आपने जरूर सुना होगा। मैं तुम्हारे बंदिश में नहीं हूं कि तुम्हारे वक्त जो है अधिकार जताते रहते हो। ठीक है, तो बंदिश का मतलब होता है बांधना। निश्चित संरचना या निश्चित संरचना, ठीक है, यह एक ऐसी रचना है जो राग के स्वरों, ताल और काव्य शब्दों से बंधी होती है। मतलब ये ग्रुप है जिसमें सब चीज का मिक्सर है ना। बांधना एक बंडल है ना। बंदिश क्या है, शास्त्रीय संगीत के अंदर एक बंडल है जिसमें आपको क्या मिलेगा, राग के स्वर मिलेगा, ताल मिलेगा और काव्य शब्द मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। पारंपरिक बंदिशों के मुख्य रूप से 4 भाग होते थे, अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग। ठीक है, अब देखिए, मैं कोई गायक तो हूँ नहीं, है ना, ना म्यूजिक में इतनी ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ क्योंकि जानता ही नहीं हो। तो गीत गा लेता हूँ, फिल्मी गाना। ये कोई गुनगुनाना गीत गाना नहीं होता है, क्योंकि इसे सीखना होता है प्रॉपर शास्त्रीय संगीत को। फिर भी अपने को पढ़ाई के दृष्टिकोण से, कम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के दृष्टिकोण से इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मुख्य रूप से जो है सामवेद को माना जाता है। इसीलिए जो वेद 4 होते हैं उसमें हम सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भरत मुनि के लिखित, जो भरत मुनि ने लिखे हैं नाट्य शास्त्र, सारंग देव ने लिखे हैं संगीत रत्नाकर, ये भी भारतीय जो है संगीत के इतिहास में एक अहम योगदान दिए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं नाट्य शास्त्र का है ना, इन्हीं नाट्य शास्त्र का है। और एक किताब का नाम है अभिनय दर्पण, एक किताब का नाम है अभिनय दर्पण। ठीक है, नंदिकेश्वर रचित है ये। तो ये दोनों यानी नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जो है बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराता है। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत जो होता है ना, उसका मेन ओरिजिन सामवेद है। आई होप आपको दोनों बात समझ में आया। संगीत कहेगा तो सामवेद को पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे। हालांकि नाट्य शास्त्र और सारंग देव का जो किताब संगीत रत्नाकर है ये भी योगदान देते हैं, ठीक है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य कहेगा तो उसका बेसिक नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण हो जाएगा। किताब का नाम है अभिनय दर्पण सर, है ना। देखिए, ये है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य जो वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु के हैं, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश के हैं, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है और सत्रिया असम का है। सबसे ओल्डेस्ट कहेंगे, सबसे ओल्डेस्ट जो है आपके शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस तो आपके भरतनाट्यम है। और सबसे न्यूएस्ट है आपका, है ना, ये आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ के हैं, असम के, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में व्यापक जानकारी चाहिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो टुडे एग्जाम का जो आपका दिया गया होगा टॉपिक वाइज उसको अध्ययन कीजिएगा। वहाँ पे 40 से 45 टॉपिक में ऐसे ही कवर करा दिया हूँ बहुत शॉर्ट में और काम की चीज़, तो उतना पढ़िएगा। उस सब चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, नहीं तो बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जाएंगे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार शास्त्रीय नृत्य में कुल 62 हस्त मुद्राएं होते हैं।
अब यहाँ पे एक जो है रिस्ट्रिक्शन है, अगर ये 62 कब आंसर करना है, जब आपको पूछे कि भाई भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो किताब है, जो रचना है, उनके अनुसार शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने हस्त मुद्राएं होती है, तो आप कहेंगे 62 प्रकार के हस्त मुद्राएं होते हैं, जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, है ना। हिंदुस्तानी संगीत आधुनिक काल, है ना, हिंदुस्तानी संगीत का जनक आधुनिक काल में जो मॉडर्न हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, तो उनके जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंस्टीट्यूट भी खोला था इसे जो है एक व्यापक लेवल पर ले जाने के लिए। आधुनिक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है ना। भारत में पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वो आडंबर वगैरह को हटाया था, सती प्रथा को हटवाने इत्यादि में मदद किया था, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करके, है ना। लेकिन ये जो है ना पुनर्जागरण वाला आप देख रहे हैं ना, ये संस्कृत विद्या में पुनर्जागरण है ना, संस्कृत को एक संगीत को एक अलग हाइट तक ले जाने के लिए इन्होंने रोल प्ले किया, इसीलिए इसे मॉडर्न शास्त्रीय संगीत इंडिया लेवल पे इनका पिता कहा जाता है ना। इन्होंने जो है संगीत को लिपिबद्ध करने के लिए, है ना, 10 प्रकार के थाट का निर्माण किया था। ये बात मैंने 36 वाले सीरीज में भी किया था और बाद में आपको एग्जाम में देखने को मिला भी था। सिर्फ वही कहूंगा जो एग्जाम में आएगी, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, थाट वाला जो है इसका आविष्कार या खोज जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया था, जिसे आधुनिक शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है इंडिया के अंदर। देखिए भातखंडे इंस्टीट्यूट है जिसका वर्तमान नाम हो गया है संस्कृति विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका वर्तमान नाम हो गया है संस्कृति विश्वविद्यालय, है ना। तो ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। भातखंडे साहब के द्वारा फाउंड किया गया था। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। अभी मैंने इमेज जब आया था तो वहीं पे बताने का काम किया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य आधार होता है, स्तंभ होता है, पिलर होता है। ये कौन कौन सा होता है, लास और तांडव होता है। तांडव कौन करते हैं, भगवान शंकर करते हैं, अर्थात ये मेल पक्ष है। लास जो है माता गौरी, अर्थात ये फीमेल पक्ष है, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के नृत्य के दो प्रमुख स्तंभ क्या है, तो लास और तांडव। कई बार मैंने एक चीज बता रखा है कि इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है जो लास और तांडव दोनों भाव से प्रेरित है, यानी मिक्सअप भाव देखने को मिलता है। कमेंट कीजिएगा जिनको आता है, जिनको नहीं आता है मुंह से खोलखिला के हंसिए, आप लखनऊ में हैं। शास्त्रीय नृत्य का जनक वैष्णव संत शंकर देव को माना जाता है। यहाँ असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय जो है आपका सत्रिय नृत्य जो है ये असम राज्य का है और इसके फॉन्ड या शुरू करने का श्रेय जो है वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है, जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ संत थे। इन्हें ध्यान रखेंगे। नोट यहाँ पर लिख दिया हूँ, नृत्य से संबंधित कलाकार, इनसे संबंधित अवार्ड और भी गूढ़ रहस्य चाहिए नृत्य के बारे में तो आप चले जाएंगे हमारा टॉपिक वाइज में। नेक्स्ट है हमारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये बात है, ये प्रश्न है, यहाँ की एक एक बात इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर ले अगर आप हमारा ये कंटेंट नहीं बाई करेंगे तो, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि जो है आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटे। ये क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, ऑट है, ठीक है। शहरी महिलाओं का पहला स्टेटमेंट है कि शहरी महिलाओं जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं के बीच बेरोजगारी दर 2025 में 6.4% हो गया है। सही है जी, 6.4% जो है अर्बन महिलाओं की है जो, और ये काउंट करता है, ये रिपोर्ट तैयार ही होता है 15 वर्ष या उससे अधिक के ऊपर, ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के अनुपात में अधिक वृद्धि देखी गई है, जबकि कृषि क्षेत्र में श्रमिक भागीदारी के हिस्से में गिरावट आई है। ये भी सही है, इसका कई सारे बेसिक कारण हो सकता है, अगर PCS वगैरह में लिखना हो तो काम आ जाएगा, जैसे सूखा, बाढ़, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जोत की सीमांत घटना, ये सब कई कारण हो सकता है कि लोग कृषि सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में, कंपनी वगैरह में, विनिर्माण सेक्टर इत्यादि में काम करने चले जाते हैं, क्योंकि अब खेत पहले किसी के पास 10 कट्ठा था, अब 4 भाई हो गए, 2.5 कट्ठा हो गए, कहाँ पेट भरेगा, चले गए बाहर, है ना। और भी कई सारे कारण हैं, सूखा पड़ रहा है,
कभी जो है बहुत बारिशें हो रहा है, तो ये सब है ना, तो दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस रिपोर्ट में जो ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इससे संबंधित, ये दोनों के दोनों अपने आप में राइट है। अब आते हैं इसके विश्लेषण पे। शहरी महिलाओं जो 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की थी कि बेरोजगारी दर 2024 में 6.7% था। यहां से हल्का बेरोजगारी दर जो है घटा है और 6.4% हो गया है 2025 के अंदर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों, जो मैंने बताया था कि भाई शिक्षित व्यक्ति अगर ये काउंट करता है तो माध्यमिक या उससे अपर माध्यमिक शिक्षा को पकड़ता है, में बेरोजगारी दर 2024 में कितना था, 7%। 2025 में थोड़ा सा बेरोजगारी दर घटा है और ये हो गया है 6.5%, तो इसे ध्यान रखेंगे। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2025 में पुरुष और महिला दोनों के लिए 3.1% था। अब ये क्या बला है सर, तो यही चीज इससे पहले वाले क्लास में जोर डाल के बताया था कि जब आपसे पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी पूछे, जो शिक्षा का लेवल एक स्टैंडर्ड है कि भाई माध्यमिक या इससे अपर होना चाहिए, तब आपको बेरोजगारी दर 6.5 करना है 2025 में। लेकिन 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए खाली बेरोजगारी दर पूछे, शिक्षा वाला शब्द मेंशन ही ना करे, तो इसका मतलब होता है कि इंडिया में चाहे पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, अगर 15 वर्ष आपकी एज है या फिर उससे ऊपर का एज है तो आपको इस सर्वे में शामिल कर लिया गया। लेकिन ऊपर वाले सर्वे में अगर आप माध्यमिक शिक्षा पास हैं या उससे अधिक शिक्षा ग्रहण किए हैं तभी आपको रखा गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो पढ़े लिखे में ज्यादा बेरोजगारी है 6.5%, और समग्र बेरोजगारी शहरी और ग्रामीण दोनों सेक्टर में इंडिया का वर्तमान में 3.1% है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है युवाओं। युवा माना गया है भाई 15 से 29 यानी 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, सॉरी लोगों को, है ना। तो 15 से 29 वर्ष की आयु की बेरोजगारी 2024 में 10.3% था। अब एज वाइज जो है हमने बैफरकेट किया है, तो 10.3% था। 2025 में घटकर ये 9.9% हुआ है, तो ओवरऑल थोड़ा राहत मिला है। ग्रामीण युवाओं में 2024 में 8.7% था, यही सेम बेरोजगारी जो 15 से 29 वर्ष के युवा थे गांव के, तो उसके बीच 2024 में 8.7% बेरोजगारी था। 2025 में घट के 8.3% बेरोजगारी हो गया है। कभी कभी एग्जामिनर जब बहुत जटिल बात को बना देगा तो इसका डिफरेंस भी पूछने लगता है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस भी पूछने लगता है ना। जैसे 2024 का ही ले लेगा कि ग्रामीण युवाओं के बीच में बेरोजगारी दर 15 से 29 वर्ष के कैडर में कि अंतर कितना है 24 और 25 में, तो 8.7 8.3 जो है जो 24 और 25 के बीच में कितना हो जाएगा, 0.4% हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। जबकि शहरी युवाओं में 14.3% से घट के 13.6% हो गई है। अच्छे से शांत दिमाग से पढ़िए इस लाइन को, अच्छे से चीज समझ में आएगा। 24 और 25 के बीच कंपैरिजन है ग्रामीण और शहरी युवाओं के बीच, जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष है। ठीक है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल सहभागिता दर LFPR 2025 के दौरान 59.3% था। पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 2025 में 79.1% जो है पुरुष और 40% जो है महिला इसमें योगदान देते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी, यही सेम चीज खाली जो है रूरल एरिया की बता रहा है, 80.5% पर मजबूत बनी रही, जबकि महिलाओं की भागीदारी 45.9%। अगर आपसे पूछे LFPR रूरल 2025 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल बोल दिया तो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, में पुरुषों और महिलाओं की क्या प्रतिशत है, तो पुरुष का 80.5% और महिला का 45.9%। अगर आपसे पूछे कि 15 वर्ष या उससे अधिक लोगों के बीच LFPR 2025 कितने प्रतिशत पुरुष और महिला, तो 79.1 पुरुष, 40% महिला और ओवरऑल 59.3%। अब ये LFPR क्या होता है आपके मन में आता होगा,
समझ रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी गली से गुजरा करता था कभी। ठीक है, आइए देखिए, श्रम शक्ति भागीदारी दर होता है, नाम से स्पष्ट है, श्रम शक्ति भागीदारी दर मतलब हिस्सा, भागीदारी, कितना योगदान देते हो, है ना। तो यह बताता है कि कुल जनसंख्या जो 15 वर्ष या उससे अधिक के हैं, ये काउंट होता है 15 वर्ष या उससे अधिक। इसका रिस्ट्रिक्शन रीजन क्या है, क्योंकि हमारे संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को रोजगार पे नहीं रखा जा सकता, उससे मेहनताना नहीं कराया जा सकता। कौन सा आर्टिकल ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो आर्टिकल 24। तो इस चीजों की गरिमा की ह्रास न हो, इसीलिए इस रिपोर्ट में 15 वर्ष कम से कम जो है शामिल करा जाता है LFPR के लिए। ठीक है भाई, तो LFPR में 15 वर्ष या उससे अधिक के लोग या तो काम कर रहा है या सक्रिय रूप से काम की तलाश है। यानी जो LFPR होता है, बारीकी से समझेंगे, इसमें आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको शामिल करेगा। आप जॉब करने के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन आपको जॉब मिला नहीं है तो भी आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप है ना काम कर सकते हो तो शामिल किया जाएगा। तो ये वाला रेट ये चीज बताता है, और ग्रामीण और ओवरऑल आपको यहाँ पे अलग अलग मैंने मेंशन कर दिया है जो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामीण और शहरी, यही चीज ग्रामीण और शहरी के रूप में दिखाया गया है। जो चीज मैंने ऊपर में बताया था लिखित में, यहाँ पे ग्राफिकल मोड में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिख जाएगा। मैं जूम नहीं कर पाता हूँ, जूम करूंगा तो फिर आधे वर्ड कटने लगेंगे। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्क्रीन रिकॉर्ड करने का, है ना, तो नहीं तो दिखा देता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही चीज़ जो मैंने लिखित में लिखा था वो ग्राफ मोड में है यहाँ पे, ग्रामीण और शहरी में। कामगार जनसंख्या अनुपात WPR 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 2025 के दौरान 57.4% है। पुरुष और महिलाओं के लिए यह अनुपात क्रमशः 76.6% और 38.8% है। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है कि भाई पॉपुलेशन में कितने आदमी काम करते हैं। जैसे मान लो घर में 7 आदमी और काम कर रहा है 1 आदमी, ठीक है, तो उसमें से 1 को काउंट किया जाएगा। तो उसी प्रकार से कामगार जनसंख्या अनुपात जो है यह बताता है कि किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग जो है वास्तव में रोजगार में लगे हुए हैं, वास्तव में रोजगार में लगे हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं कि भाई अभी आपने देखा जो श्रम बल सहभागिता दर था, यानी LFPR, है ना, LFPR श्रम बल सहभागिता दर, LFPR और WPR, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है साहब कि LFPR में जॉब लगा हुआ आदमी और जॉब ढूंढता हुआ आदमी, जो जो जॉब कर सकता है, काम कर सकता है, दोनों को शामिल किया जाता है। WPR में सिर्फ उन व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो जो है काम कर रहा हो, सेटल हो, है ना। तो उनको समझ में आया, ये भी डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उनके इस रूप में, इस क्वेश्चन को। इनके अलावा 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के अनुमानतः 67.8% व्यक्तियों के पास कम से कम माध्यमिक शिक्षा थी। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार पूछे कि इंडिया में कितने प्रतिशत के लोग जो 15 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उनके पास कम से कम माध्यमिक शिक्षा है, तो आप कहेंगे 67.8%। ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा 61.9% और शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 79.7% था। तो आज भी आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, है ना, कि ग्रामीण सेक्टर और शहरी सेक्टर में शिक्षा में अच्छा खासा डिफरेंस है, करीब 18% का डिफरेंस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यह सभी फैक्ट याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया हूँ, कर लीजिएगा याद, एग्जाम में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है, अरावली के पहाड़ियों पर फैले इस किले की लंबाई 35 किलोमीटर से ही अधिक है ना, 36 से 38 बताया जाता है, तो 35 से तो ज्यादा हो ही गया। तो पहला जो है स्टेटमेंट या कथन सही है। दूसरा है, इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने नहीं करवाया था भाई, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार होने के नाते
भारत की महान दीवार कहा जाता है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा जो है कुंभलगढ़ किला के बारे में सही तथ्य है, दूसरा जो है गलत है। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ किला का निर्माण 15वीं शताब्दी में यानी 1443 से 1458 के बीच मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, है ना। जयपुर के हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाए थे। इस हवा महल का डिजाइन उस्ताद लालचंद ने दिया था और इस हवा महल में टोटल 953 छोटे छोटे खिड़कियां हैं, जिसे झरोखा भी कहा जाता है। इसके ऊपर गीत भी आपने सुना होगा, आँखियों के झरोखे से। ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे, कई बार ये झरोखा भी गेम में आ चुका है। जयपुर का नाहरगढ़ किला, यह भी अरावली पहाड़ी के टच में है। यह एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक दुर्ग है ना। 1734 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। देखिए जयपुर को बनवाया कौन था, सवाई जयसिंह सेकेंड ने। तो इन्होंने ही यह नाहरगढ़ का किला भी बनवाया था, ठीक है, 1734 में। और इस किले में कितने महल हैं, 9 महल हैं, जो 9 रानियों के लिए बनाया गया था। ठीक है, इनके अलावा ये जो नाहरगढ़ का किला है, ये किस शैली में बनाया गया था, तो इंडियन यूरोपियन शैली में बनाया गया था, यहाँ पे लिखा गया है ना। इसकी दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेगा नाहरगढ़ के किला जब आप घूमने जाएंगे तो। ठीक है, जयपुर के आमेर में स्थित आमेर महल, जिसे अंबर पैलेस भी कहा जाता है ना, यह जो है आमेर किला के नाम से भी जाना जाता है। यह भी अरावली पहाड़ी के टच में है ना। यह महल राजस्थानी और मुगल वास्तुकला शैलियों का अनूठा मिश्रण है। किले का मुख्य आकर्षण शीश महल है। इसमें जो है छोटे छोटे शीशे को चिपकाया जाता है और एक छोटी सी लाइट का स्रोत भी पूरे किले को जगमगा देता है। ऐसा कुछ फैसिलिटी है इस किले के अंदर, अंबर पैलेस के अंदर। तो कभी जरूर विजिट कीजिए अगर आप राजस्थान के हैं तो। चित्तौड़गढ़ किला का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया था। चित्तौड़ का किला क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का, है ना, सबसे बड़ा किला है। और जब एशिया का है तो भारत का हो ही जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से कुंभलगढ़ का किला जो है लंबाई के अकॉर्डिंग बड़ा था, ये है एरिया के अकॉर्डिंग बड़ा। दोनों में काफी फर्क होता है, लंबाई और एरिया। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो ये चित्तौड़गढ़ का किला भी राजस्थान में है। ये चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया था। ये एशिया और भारत राजस्थान का सबसे बड़ा किला है अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। यह बेराच नदी, जो बनास नदी की सहायक नदी के जो है वहां के तट पे बनाया गया है। इस किले में कुल 7 द्वार है, कुल 7 द्वार है। जब टीसीएस का जमाना था ना तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यही सब पढ़ने की जरूरत है। ठीक है भाई। विजय स्तंभ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला के जो है विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किला परिसर में है। इसका निर्माण कौन करवाया था, तो कुंभा जी ने करवाया था ना, कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। और किस लिए करवाया था, तो अपने जीत की यादगारी में, है ना। तो जीत कहाँ पे पाया था, गुजरात पे, गुजरात पे और मालवा पे इन्होंने जीत पाया था। और इसके उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर का निर्माण इन्होंने करवाया था, जो चित्तौड़गढ़ किला के पास है। और ये 9 मंजिला का इमारत है। हर चीज को कहानी के जैसा समझिए, शॉर्ट में काम आएगा। बाद में जब पीसीएस की एग्जाम दोगे वहां भी काम आएगा। ठीक है। जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड ने करवाया था। ये बात पहले भी कर चुका हूं, है ना। इसके अलावा जयपुर को अपन पिंक सिटी कहते हैं। उदयपुर की स्थापना भी पूछा जाता है। 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। देखिए जयपुर जय सिंह द्वितीय, उदयपुर उदय सिंह द्वितीय, कितना अच्छा है ना, लेकिन सेकेंड लगाना है। ठीक है भाई। इसके अलावा इन झीलों की नगरी कहा जाता है आपको उदयपुर को, है ना। वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है उदयपुर को, है ना। इसके अलावा भारत में कुल 5 जंतर मंतर है। ये जंतर मंतर वास्तव में क्या होता है, तो ये एक खगोलीय वेधशाला है ना। ये क्या है, खगोलीय वेधशाला है, जो भारत के 5 विभिन्न स्थलों पे है, जैसे दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। इसका निर्माण करवाया था राजा सवाई जयसिंह सेकेंड के द्वारा करवाया गया था। हालांकि कई जगह वो ऑपरेशनल नहीं रहे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे लिखा हूं, है ना। जंजीरा का किला, ये राजस्थान की बात था। अब तक मैंने जितना भी बात करा है किला से रिलेटेड, अब कुछ और किला देखता हूं। जंजीरा का किला, ये मुरुद तट पे अरब सागर में स्थित है और ये अवैध किला है, यानी अंग्रेज ने इस पे कभी जो है अपना कब्जा नहीं जमा पाया। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में
कोनार राजवंश निर्मित जिंजी का किला। अब ये जिंजी का किला अभी पिछले साल ही चर्चा में रहा था, आपको पता होगा, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था, है ना, जिंजी का किला। तो ये जिंजी का किला कौन बनवाया था? तो कोनार राजवंश के द्वारा बनवाया गया। बाद में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत भी ये ऑपरेशनल रहा। बाद में फ्रांसीसी शक्ति भी यहाँ पे जो है अपना अड्डा जमाया। मराठा जो होते थे मराठा सरदार, तो वो भी जो है उनको अपने कब्जे में रखे थे। तो ये काफी जो है वेरिएंट दर्शाता है, बहुत सारे लोग से जुड़े हुए हैं आपका ये जिंजी का किला, है ना। तो कोनार राजवंश द्वारा निर्मित ये जिंजी का किला कहाँ पे है? तो ये है आपके तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के कौन से जिला में है? बिल्लुपुरम जिला में है। और ये 3 पहाड़ी राजागिरी, चंद्रगिरी और कृष्णागिरी पर बना है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आने वाले समय में बन सकता है कि भाई जिंजी के किला से निम्नलिखित में से कौन से 3 पहाड़ियां संबंध है? तो आप यहाँ पे चंद्रगिरी, राजगिरी और कृष्णागिरी देगा, उदयगिरी डाल देगा, गलत हो जाएगा। उदयगिरी का खंडर कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। अगर एक हटाना हो तो एक उदयगिरी मैं दूंगा अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो, इन तीनों के अलावा एक ऑप्शन अगर हटाना हो कि इनमें से कौन नहीं है तो, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन था? सेंट जॉर्ज। इसका निर्माण 1644 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत किया गया था और ये तमिलनाडु में है, चेन्नई में है। चीन के दीवार का निर्माण सिहवांगटी के द्वारा करवाया गया था, सिहवांगटी के द्वारा। ये दुनिया में अजूबा है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ चाइना या फिर द वॉल कहा जाता है, द वॉल, है ना। राहुल द्रविड़ साहब को आप कह दीजिए कि पूरे दिन आउट नहीं होना है, रन बनाने की आप चिंता मत कीजिए, तो शायद 2-4 दिन खेल ले हो, है ना। तो इसीलिए इन्हें द वॉल कहा जाता है। और बहुत सारे देशों के खिलाफ इनके शतक है, ये भी एक कारण हो सकते हैं। इनके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 की स्थापना से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 263 जो है ये अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करवाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इंटर स्टेट काउंसिल हो जाएगा, ISC हो जाएगा, है ना। अंतरराज्यीय परिषद हो जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद की जो है स्थापना या गठन कौन करते हैं? तो ये प्रेसिडेंट साहब करते हैं इंडिया में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 263 आर्टिकल पावर देते हैं। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, सहयोग और समान हितों के विषयों पर चर्चा के लिए एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1990 में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 के तहत किया गया था। राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से जो है इसकी गठन किए थे, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सरकारिया आयोग के अनुशंसा पे जो है इंटर स्टेट काउंसिल बसाए गए हैं 90 के अंदर। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988, है ना। सरकारिया आयोग 1988 ने ICS यानी इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, को एक अस्थायी निकाय बनाने के लिए सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप 90 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी औपचारिक स्थापना हुई। सभी राज्य और यूटी, सभी स्टेट और यूटी के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और जहां यूटी में विधान सभा नहीं है ना, तो वहां के जो प्रशासक होते हैं वो भी इनके सदस्य माने जाते हैं, ठीक है भाई। नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय का गठन 1991 में हुआ था। खाली अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल ISC की गठन करेगा तो 1990 में हुआ था। लेकिन ISCS, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट, है ना, सचिवालय, तो इसकी स्थापना 1991 में हुआ था, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ देता हूं जो फेकूचंद बच्चे हैं, ये एग्जाम में जब ISCS आ जाएगा तो अगर ये क्वेश्चन ये जान रहा है कि भाई ISC की स्थापना 90 में हुआ है, तो ये भी 90 ही एग्जाम में करके आएगा और अपना 2.5 नंबर गवा के आएगा। और 2.5 नंबर कभी कभी 2.5 साल पीछे धकेल देता है इंसान को, ठीक है मेरे भाई। तो अच्छे से पढ़ो, है ना। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पास ही पढ़ो, क्योंकि अब पढ़ने के लिए मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे उस मोड़ पे ला दिया है ना, जो जहाँ से मन नहीं करता है कि किसी को कहूँ पढ़ने, क्योंकि अब कह के भी कोई फायदा नहीं है ना। ये जो मेरी क्लास होती है ये ओपन क्वेश्चन बुक है तुम्हारे लिए, जो तुम पढ़ोगे और एग्जाम में सीधे दिखेगा। और दिख ही रहा है जो बच्चे 10-5 अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बजरंगबली तो हूँ नहीं कि भाई सीना चीर के दिखा दूंगा, है ना। और ये तो हूँ नहीं कि दबा के सब्सक्राइब लाइक ठोको, ये सब कबूल में करो और इससे क्या हमारा बच्चे कर भी देंगे तो प्रचार प्रसार हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे सीमित लोग आते हैं और सीमित जो है कंटेंट पढ़ाता हूँ, और जो भी है काम की है
ये भी वही कंटेंट है जो आपको बेड़ा पार कराएगा। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से, कहा ही जाता है महाराज। चलिए, नोट, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, इन्हें ध्यान रखेंगे। लेकिन इनका गठन कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट साहब कर रहे थे। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई सरकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। नीति आयोग का भी यही एक प्रकार का जो है ना उद्देश्य होता है। नीति आयोग को भी ना, नीति आयोग जो है ना हमारा, उनका भी यही मोटो होता है, यही मोटो होता है। अच्छा, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ना, ये बदल गए हैं। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी साहब के जगह पे अशोक लाहिरी साहब आ गए हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई, आने वाले समय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो 2-4 महीने में एग्जाम है वहां पे। यह अंतर्राज्यीय मामलों पर केवल सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, सलाहकार का भूमिका ही निभाते हैं। ये नहीं कि ये किसी चीज को छेड़ा जांच वगैरह किया तो ये इनको उन्होंने जो कहा वो एकदम लागू ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट और इनमें क्या अंतर रह जाएगा, सोचने वाली बात है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को दर्शाता है, जहां पे आपके 3 प्रकार के स्लाइड मिलेंगे, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। उसी प्रकार से भारतीय संविधान के जो भाग 11 है, ये भी जो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, तो भाग 11 और 7वां अनुसूची, ये दोनों केंद्र और राज्य के बीच की जो है आपसी चीजों को दर्शाता है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है भारत का? ठीक है भाई, तो भारत के जीडीपी दर जो है विश्व बैंक ने फिर से रिवाइज करके जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट देते हैं, और इन्होंने जो है 7.2% कर दिया है। पहले कम किया था, पहले 6.3% किया था, जब जून 2025 में इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था या फिर ये प्रकाशन दिया था। तो वहां पे कहा कि भाई भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 6.3% रहेगा। बाद में पता नहीं इनके मन में क्या आया, क्या देख लिया कि भाई बढ़ सकता है, तो इन्होंने जो है ग्रोथ को बढ़ा करके 7.2 पॉइंट कर दिया है। दोनों आंसर याद रखना है, ये समय के साथ पूछेगा। जून 2025 के अनुसार 6.3, जनवरी 2026 के अनुसार पूछेगा तो 7.2 आंसर करना है। ठीक है, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुपात 7.3% रखा है। तो विश्व बैंक ने दिया 7.2% जनवरी 2026 में, तो उसका जो छोटा भाई है आईएमएफ, इन्होंने कहा कि रुको मैं तुमसे 1 पॉइंट ज्यादा देता हूं, तो 7.3% दे दिया। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो इंडिया का ग्रोथ रहेगा, वृद्धि दर रहेगा, वो 6.4% रहेगा। देखिए ये फाइनेंशियल ईयर अलग है जो अभी हम लोग जी रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में अनुमान लगाया है आईएमएफ कि भाई इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.4% रहेगा। आईएमएफ द्वारा प्रकाशित जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। क्रिस्टीना जॉर्जीवा क्या है? वर्तमान में आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं, इसे ध्यान रखेंगे। इससे जो अगला पॉइंट है ये वाला, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये नियुक्ति से संबंधित डायरेक्ट करंट अफेयर में क्वेश्चन आएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो 24वें क्रमांक के गवर्नर रहे थे डॉक्टर उर्जित आर पटेल, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अंदर कार्यकारी निदेशक है ना के रूप में अपॉइंट किया गया। कब किया गया था? तो अगस्त 2025 में। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और ये किनका स्थान लिए हैं? कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम का। तो ये वाली पॉइंट को जो है एक अच्छा खासा वैल्यू करेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कि किस रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर को आईएमएफ के अंदर कार्यकारी निदेशक के तौर पे अगस्त 2025 में नियुक्त किया गया। तो आप कहेंगे उर्जित आर पटेल। भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा वर्तमान में विश्व बैंक के जो है अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना कब होती है? 1944 में होती है। कौन सा उस सम्मेलन के आधार पे हुआ था? तो ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के अनुसार पे अनुशंसा पे हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक अपने सदस्य देश को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है ना, लेकिन जो आईएमएफ है वो अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, इनके अलावा विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए को कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय रिकॉर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से ही इंडिया के ओलंपिक इतिहास समाप्त हो रहा है। इति श्री समाप्त। ठीक है, तो भैया अच्छे से ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन समय समय पे एग्जाम में देखे जाएंगे, है ना, और देखे जा रहे हैं और देखा जा रहा था। ठीक है मेरे भाई, तो ये ऐसी हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ओलंपिक एक पदक हमारे लिए काफी वैल्यूबल होता है, क्योंकि हम ओलंपिक में उतने ज्यादा पदक नहीं अब तक जीत पाए जितना जीतना चाहिए। ठीक है ना, तो इन सभी जो गिनी चुनी पदक है उनका ब्यौरा यहाँ पे आप देखने को मिलेगा इस सिंगल क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए पढ़ लेते हैं। पहला जो है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1992 के बाद अब तक आयोजित सभी ओलंपिक में भारत को पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है भाई, 1992 में नहीं मिला था इंडिया को पदक, उसके बाद 96 में होता है, 2000 में होता है, 2004 में होता है, 8 में होता है। तो हर जगह कम से कम एटलीस्ट एक पदक तो जरूर मिला है इंडिया को, और एक से अधिक ही मिला है हर जगह। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि भाई 1992 के बाद अब तक जितने भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ हर जगह इंडिया को पदक मिला है। ठीक है, भारत के लिए पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक थी जिन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त की थी। थोड़ा सा के लिए गलती हो गया, वो टक करके बच गया ना, तो ऐसा ही है ये। यहाँ रजत की जगह पे अगर आपने ब्रॉन्ज लिख दिया होता तो ये भी सही हो जाता। बाद बाकी स्टेटमेंट सही है। साक्षी मलिक ही वो प्रथम महिला पहलवान है जिन्होंने भारत को कुश्ती में जो है मेडल दिलाई थी। 2016 रियो के अंदर वो ओलंपिक हुआ था और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त की थी, और उस ओलंपिक में इंडिया को 2 ही पदक मिला था, एक पीवी सिंधु के द्वारा और एक साक्षी मलिक के द्वारा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत होता है सर 1896 में पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से, यानी इनके जनक कह सकते हैं, है ना। और भारत एथेंस से हुआ था, ये भी ध्यान रखना। भारत भाग लेना स्टार्ट करता है 1900 के ईस्वी से, है ना। 1900 ईस्वी में भारत पहली बार भाग लेता है ना, जो पेरिस में हुआ था। और यहाँ पे कोई स्क्वाड नहीं गया था। भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड गए थे, और एकमात्र खिलाड़ी ने 2 पदक प्राप्त कर लिए थे, और दोनों के दोनों सिल्वर मेडल थे। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, नॉर्मन प्रिजार्ड के द्वारा। इसके बाद क्या हुआ कि भारत कई बार ओलंपिक में भाग नहीं लिया। ऐसा नहीं कि 1900 में अगर भाग ले लिया तो फिर 1904 का लिया होगा, 1908 का लिया होगा, 1912 का लिया होगा, फिर प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो कई बार इन्होंने भाग नहीं लिया। फिर डायरेक्ट भाग लेना स्टार्ट किया लगातार, जो होता है ना, जैसे एक बार जनगणना की शुरुआत इंडिया में कब हुआ, 1972 से। भाई लगातार कब हुआ, तो 81 से हो रहा है लगातार। तो उसी प्रकार से इंडिया ओलंपिक में भाग लिया, स्क्वाड भले न रहा हो लेकिन भाग तो लिया, तो 1900 में लिया। और ओलंपिक में लगातार इंडिया भाग ले रहा है 1920 से। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है भारत 1920 के ओलंपिक से लगातार भाग ले रहे हैं। 1920 के ओलंपिक में भारत का कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ। जिस साल भारत जो है लगातार भाग लेना स्टार्ट किया है तो प्रथम बार में कोई पदक नहीं मिला है। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर भारत का जो है गोल्ड मेडल मिला था यहाँ पे, और गोल्ड मेडल मिला था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा, और उस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। इसे ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। स्वतंत्र भारत का पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष टीम के जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, उस कप्तान के नाम थे किशन लाल। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वे स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे थे, तो किशन लाल बताना है। और ओवरऑल पहले गोल्ड मेडल हॉकी में ही आया था 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तो उस टीम के, उस हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। दोनों बात ध्यान में आ गया होगा। 1952 में क्या होता है, एक अलग ही रिकॉर्ड बन जाता है। 1952 में क्या होता है, व्यक्तिगत पदक मिल जाता है केडी जाधव को, है ना। व्यक्तिगत पदक मिल जाता है खसोवा केडी जाधव को, है ना। और किस खेल में, कुश्ती में। ठीक है, और कौन सा मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिलता है। तो इसीलिए भारतीय ओलंपिक इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी तो केडी जाधव है। और खाली भारतीय ओलंपिक इतिहास में पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता, तो वो 1900 का ओलंपिक याद कीजिए, जहां नॉर्मन प्रिजार्ड गए थे और 2 पदक जीत के लाए थे। ठीक है भाई, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद कहता है तो मामला बदल जाता है। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम 1980 के मास्को ओलंपिक में अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता है, और 1980 के बाद जो है
हॉकी टीम के द्वारा स्वर्ण पदक नहीं जीता गया है ओलंपिक खेल के अंदर। हालांकि 1980 के बाद इंडिया ने मात्र 2 स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में, 2008 में और 2020 में। 2008 में जीते भैया, है ना, ये जो है अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा, जो व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले पहले निशानेबाज कहिए या भारतीय खिलाड़ी कहिए। और 2020 में जो है नीरज चोपड़ा टोक्यो के अंदर जो है व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते। तो अभिनव बिंद्रा पहला गोल्ड मेडलिस्ट है व्यक्तिगत रूप से, और नीरज चोपड़ा सेकेंड गोल्ड मेडलिस्ट है। और इंडिया को पहला गोल्ड मेडल हॉकी खेल के अंदर मिला था। देखिए व्यक्तिगत समझ रहे हो ना कि भाई आप खेलोगे आप ही जीतोगे, लेकिन हॉकी कोई व्यक्तिगत खेल तो है नहीं, उसमें 11 खेल का एक हुजूम होता है खिलाड़ी का, है ना भैया। इसके अलावा यहाँ पे नोट करके लिखा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1984, 88, 1992, इसमें इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला था। ठीक है, अब 1996 में आते हैं। अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने इंडिया को टेनिस खेल में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, है ना। इसके अलावा 2020 सिडनी ओलंपिक में कर्नो मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में पदक जीतकर भारतीय पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई ओलंपिक के अंदर। इनके अलावा राजवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में एक ही पदक मिला था इंडिया को, और वो भी राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा ही मिला था, निशानेबाजी के अंदर मिला था, है ना, और सिल्वर मेडल मिला था। तो यहाँ से काफी सारे रिकॉर्ड बन गए कि भाई इंडिया के पहले व्यक्तिगत, स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया के पहले व्यक्तिगत सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, तो आपका नाम है राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे, मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़। 2004 सिल्वर मेडल एथेंस में ओलंपिक हुआ था, और ये व्यक्तिगत सिल्वर जीतने वाले आफ्टर फ्रीडम पहला खिलाड़ी है। 2008 में क्या होता है मैंने बताया ना, बीजिंग में जो है अभिनव बिंद्रा साहब गोल्ड मेडल जीते निशानेबाजी में, और पहला गोल्ड मेडलिस्ट बने व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, इसके अलावा 2008 में और पदक आए। विजेंदर सिंह के द्वारा आया कांस्य पदक, है ना। सुशील कुमार जी के द्वारा आया कांस्य पदक। इनके खेल के नाम भी याद रखना, विजेंदर सिंह जो है बॉक्सिंग खेलते थे, सुशील कुमार साहब जो है ये आपके पुरुष कुश्ती से संबंधित, है ना। यहाँ पे नोट करके लिखा है अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले पहले ओलंपियन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, है ना। और ये ओवरऑल है, चाहे आजादी शब्द लिखे ना लिखे, क्योंकि इससे पहले व्यक्तिगत रूप से गोल्ड किसी ने नहीं जीता। इससे पहले इंडिया को गोल्ड सिर्फ हॉकी के अंदर ही मिला है, और हॉकी व्यक्तिगत खेल न होने के कारण यही आंसर होगा, है ना। इससे पहले जब से ओलंपिक में भाग लिया इंडिया, कभी भी व्यक्तिगत गोल्ड नहीं मिला अभिनव बिंद्रा से पहले। ठीक है, अब 2012 के ओलंपिक में देखते हैं। 2012 के ओलंपिक जो है लंदन में हुआ था। मैरी कॉम मुक्केबाजी में पदक कांस्य जीतने वाली पहली महिला बनी थी, है ना। मुक्केबाजी के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली महिला जिन्होंने पदक जीता ओलंपिक में वो तो कर्नो मलेश्वरी है जी, वेट लिफ्टिंग में 2000 ईस्वी में सिडनी में जीती थी ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन मुक्केबाजी खेल के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला मैरी कॉम बनी। ठीक है, पहली भारतीय महिला, है ना। बीच में ये चर्चा में भी रही थी। इसी साल जो महिला बॉक्सिंग है उनको ओलंपिक में शामिल किया गया था, और पहली बार में ही इन्होंने पदक प्राप्त कर लिया था। इस ओलंपिक में अन्य पदक विजेता का नाम नीचे दिया गया है। 2012 में गगन नारंग कांस्य पदक जीते थे, है ना, राइफल शूटिंग के अंदर। विजय कुमार अभी बताया, ये आपका पिस्टल शूटिंग के अंदर जीता विजय कुमार, है ना, विजय कुमार वो दूसरा नाम था वहां पे। साइना नेहवाल तो सभी जानते हैं, बैडमिंटन में पहला बैडमिंटन में पदक किसके द्वारा जीता गया, तो भी इसका आंसर होगा साइना नेहवाल। भारत के लिए पहला बैडमिंटन पदक था ये। योगेश्वर दत्त ये कुश्ती में, सुशील कुमार कुश्ती में। अब देखिए सुशील कुमार जो है 2 बार पदक जीत चुके, अभी आपने देखे, है ना, कुश्ती के अंदर। इसके अलावा 2016 रियो डी जेनेरो ओलंपिक, इस ओलंपिक में भारत को मात्र 2 ही पदक प्राप्त हुआ, एक साक्षी मलिक के द्वारा और एक पीवी सिंधु के द्वारा। साक्षी मलिक महिला पहलवान है, तो ये मैं स्टेटमेंट सेकंड में रखा था, है ना। ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। इनके अलावा पीवी सिंधु रजत पदक प्राप्त की थी, और ये बैडमिंटन में यही 2 पदक मिले थे 2016 में। फिर 2020 में अच्छा रहा, अब तक का सबसे अच्छा ओलंपिक इतिहास है इंडिया के लिहाज से 2016 का। ठीक है, यहाँ पे 7 पदक प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मीराबाई चानू रजत पदक मिला था भारोत्तोलन में, पीवी सिंधु कांस्य पदक। और पीवी सिंधु आपने देखा कि भाई 2016 रियो में भी जीता था, तो इसीलिए एक रिकॉर्ड बन गया कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी तो पीवी सिंधु है पहला, है ना। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं,
इन्होंने भी पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 41 साल के बाद जो है पदक मिला था ब्रॉन्ज मेडल के रूप में, हालांकि गोल्ड नहीं मिला था। रवि कुमार दहिया जी को रजत मिला था, बजरंग पुनिया को कांस्य पदक और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक 20 के अंदर। 24 में अभी काफी लेटेस्ट है, मनु भाकर को 2 पदक मिलते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से और एक कंबाइंड रूप से। तो मनु भाकर को एक 10 मीटर में पिस्टल शूटिंग में व्यक्तिगत रूप से, मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कंबाइंड रूप से एक मिलता है। स्वप्निल कुसाले को कांस्य मिलता है। भारतीय पुरुषों की टीम को फिर से कांस्य मिलता है। नीरज चोपड़ा को रजत मिलता है, इस बार चूक गए थे, नदीम नाम है पाकिस्तान वाले का, उनसे चूक गए थे। अमन सहरावत को कांस्य मिलता है। तो ये जो है लेटेस्ट वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक है ना। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा पदक का इवेंट, जितनी होनी चाहिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना। अब है चटपटा बातें। एक ही ओलंपिक में एक से अधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो मनु भाकर, एक व्यक्तिगत रूप से और एक कंबाइंड रूप से, है ना, एक पर्सनल रूप से और एक कंबाइंड रूप से। 2024 में ही इन्होंने जीता है निशानेबाजी के अंदर, है ना, सरबजोत के साथ, है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले अभी आपने देखे पीवी सिंधु 2016 2020। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इतिहास में एक से अधिक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार है, पीवी सिंधु है, नीरज चोपड़ा है, मनु भाकर है। इन्होंने ओलंपिक के लिए, इंडिया के लिए सॉरी, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक से अधिक पदक प्राप्त किए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को 10 गोल्ड मेडल मिला है, जिसमें 8 हॉकी के अंदर आया है और 2 गोल्ड मेडल में एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा। तो इस प्रकार से 10 गोल्ड मेडल हो गए। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडलिस्ट है मुरलीकांत पेटकर और महिला में अबनी लखेरा। देखिए ग्रीष्मकालीन ये पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक मतलब जो डिजेबल पर्सन होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो महिला में पहला गोल्ड मेडलिस्ट है पैरा ओलंपिक की अवनी लेखरा जी, और लगातार 2 ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीती है। और इनके अलावा पहले गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है पैरा ओलंपिक के मुरलीकांत पेटकर, इनके नाम पे पिक्चर भी बने हैं, चंदू चैंपियन, कार्तिक आर्यन हीरो है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में फ्लैग फुटबॉल, अब जो अगला ओलंपिक होगा 2028 में होगा, लॉस एंजलिस के अंदर होगा, वहां पे 2 खेल, एक तो फ्लैग फुटबॉल और एक स्क्वैश को पहली बार एंट्री मिलेगा, ठीक है, आधिकारिक डेब्यू करेगा। इसके अलावा क्रिकेट, लैक्रोस और बेसबॉल ये भी इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो भाई एक ही साथ 5 क्यों नहीं लिख दिए? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ओलंपिक जो है बड़ा अटपटा चीज है। देखिए क्या होता है कि कुछ खेल पहले आ चुके, बीच में बंद हो गए, तो ऐसे ही है क्रिकेट, लैक्रोस और बेसबॉल, आया पहले भी खेला जा चुका ओलंपिक के अंदर, लेकिन किसी कारण से इसे क्लोज कर दिया गया था। लेकिन अब जो 2028 में ओलंपिक होगा वहां पे ये फिर से आपको दिखेंगे, तो इसीलिए ये डेब्यू नहीं कर रहे हैं। डेब्यू कर रहा है आपको कौन? डेब्यू कर रहे हैं स्क्वैश और आपका फ्लैग फुटबॉल, ठीक है, याद रखना। 2036 में भारत में ओलंपिक कराए जाने की बात हो रही थी, अगर होती है तो ये अहमदाबाद में होगा, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। त्रिशूल पूरम त्योहार के अवसर पर ऊंट के सजाकर जुलूस निकाला जाता है? बिल्कुल नहीं, अभी चर्चा में आया था ना, त्रिशूल पूरम त्योहार के दौरान जो है हाथी ने जो है बेकाबू हुआ और गिरा दिया, तो यहाँ पे हाथी होता है, ऊंट नहीं होता है। तमिलनाडु के मदुरई में मनाए जाने वाली चिथिराई फेस्टिवल के दौरान रथ यात्रा निकाला जाता है। बिल्कुल सही है, ये रथ यात्रा सिर्फ उड़ीसा में नहीं निकाले जाते हैं, हालांकि पर्पस अलग अलग होते हैं, उनके भगवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तमिलनाडु में चिथिराई फेस्टिवल के दौरान रथ यात्रा निकाला जाता है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहला सत्य लिख दिया है यार, यहाँ पे दूसरा सही कर लो, पहला गलत कर लो, इसे मैं करेक्ट करके दूंगा। यहाँ पे कथन एक असत्य है ऐसा लिखो, या फिर दूसरा सत्य है ऐसा लिखो। दूसरा सत्य है, पहला तो बिल्कुल गलत है यार, ऊंट होता ही नहीं है त्रिशूल पूरम में मेरे भाई, तो पहला गलत करना, दूसरा सही कर लेना। केरल के बड्डुकनाथन शिव मंदिर, देखिए बड्डुकनाथन मंदिर कहाँ है? तो केरल में। किस देवता समर्पित है? तो शिव को, है ना। मनाए जाने वाली त्रिशूल पूरम त्योहार के अवसर पर हाथियों को सजाकर जुलूस निकाला जाता है ना। हाथी के ऊपर जो रंगीन उनके जो छतरियों का प्रदर्शन होता है उसे कुडामुट्टम कहा जाता है ना। यह त्योहार अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। इनके अलावा चिथिरई थिरुविजा, यह आपके तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाने वाला बहुत ही फेमस त्योहार है। यह देवी मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर भी मदुरई में है, ठीक है। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर शिव की जो है दिव्य विवाह को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान निकाले जाने वाली रथ यात्रा को थेरोट्टम कहा जाता है। यही सब पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है भाई, कि थेरोट्टम चिथिरई महोत्सव के दौरान क्या है? तो निकाले जाने वाली रथ यात्रा है, ठीक है मेरा भाई। इनके अलावा ओणम केरल का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ये फसली त्योहार है, जिसे फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार
राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है सितंबर महीना में। देखिए ओणम के अवसर पे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कि ओणम के अवसर पे जो है फूलों की रंगोली बनाई जाती है जिसे पुक्कलम कहा जाता है। इसी त्योहार के अवसर पर बल्लम कली या स्नेक बोट रेसिंग प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों के पोंगल का नाम याद रखना है। पहले दिन भोगी पोंगल साफ सफाई, दूसरे दिन थाई पोंगल मेन पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल जल्लीकट्टू का खेल, चौथे दिन कन्नुम पोंगल रिश्तेदारी में जाना मिलना, लोगों को है ना धन्यवाद देना या फिर खुशियां जाहिर करना मिल से। तो ये चारों दिन का अलग अलग मतलब है पोंगल में, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ मट्टू पोंगल के दिन जो है जल्लीकट्टू का खेल, जो एक प्रकार का बैल को दौड़ाया जाता है फिर पकड़ा जाता है, ये तमिलनाडु में होते हैं मट्टू पोंगल, यानी पोंगल के तीसरे दिन। कब होता है भाई? जनवरी में होते हैं, 14-15 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। कर्नाटक का हम्पी उत्सव, इसे विजय उत्सव भी कहा जाता है। यह जनवरी नवंबर महीना में मनाया जाता है। हम्पी के खंडहर में 3 दिनों तक चलता है। अगर आपसे कहे कि हम्पी उत्सव कहाँ, तो नाम से स्पष्ट है हम्पी का खंडहर कर्नाटक में तो है। कर्नाटक में 3 दिनों तक चलता है, इसे विजय उत्सव भी कहा जाता है। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाने वाले इस त्योहार को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। इसमें देवी गौरी की पूजा की जाती है और ये 9 दिनों तक चलता है बथुकम्मा, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बोनालू भी आपका जो है तेलंगाना का उत्सव है, इसमें देवी काली की पूजा होती है, इसे ध्यान रखेंगे। तेलंगाना में आयोजित होने वाली मेदराम यात्रा ये 4 दिनों तक चलता है और ये इंडिया में कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, इसे ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भाई खेलो इंडिया ट्रैवल गेम खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 2026 में ही पहली बार कराएगी, बिल्कुल सही है, इसी साल से स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 छत्तीसगढ़ के 4 शहर नहीं रहे 3 शहर में हुआ था, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 है तो मेडल इवेंट में 7 खेलों को शामिल किया गया था, ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ऐसा आंसर कर देना है, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 शहर जैसे रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया गया था। इस प्रतियोगिता के लिए शुभंकर जो है मस्कट, उसका नाम मोरबीर रखा था, मोरबीर, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेलो इंडिया जनजातीय गेम 2026 में 7 मेडल इवेंट का जो खेल था, इसमें एथलेटिक्स आएगा। एथलेटिक्स में कई सारे खेल आते हैं लेकिन ओवरऑल एथलेटिक्स कहा जाएगा। फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती। इसके साथ मल्लखंब और कबड्डी जैसे प्रदर्शनी खेल को भी शामिल किया गया था। प्रदर्शनी खेल क्या होता है, मेडल इवेंट वाला खेल क्या होता है बता चुका हूं। प्रदर्शनी खेल का मतलब होता है कि इसमें मेडल आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है भाई, और मेडल इवेंट वाला में उसमें आप मेडल जीतते हैं। इसके अलावा फिर खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 में कर्नाटक पहले स्थान पे रहा, टोटल 38 पदक, जिसमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य है ना। इसके अलावा दूसरे स्थान पे ओडिशा रहा 57 पदक के साथ। ये कैसा न्याय है, तो भाई यहाँ पे स्वर्ण की क्वांटिटी पे डिसाइड होता है, स्वर्ण जो सबसे ज्यादा जीतेगा हीरो वही कहलाएगा। तो कर्नाटक पहले स्थान पे है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओडिशा के पास स्वर्ण कम है, मात्र 2, लेकिन पदकों की संख्या देखें तो इनके पास 57, इनके पास 19 पदक का डिफरेंस है, फिर भी विजेता कर्नाटक है, समझ में आया? तो कर्नाटक बता देना। अगर पार्टिकुलर एग्जामिनर आपसे खेलना चाहे, पूछे कि भाई खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 में है ना सबसे अधिक संख्या में पदक किस टीम ने जीता, तो आप क्या कहोगे? कर्नाटक? नहीं, उड़ीसा आंसर करना है, ठीक है, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। और किसने जीता, तो फिर कर्नाटक पहला स्थान पे है, कर्नाटक, ठीक है भाई, पहले मेडल लिस्ट में, पहला तालिका में, है ना। इसके अलावा मल्लखंब में जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान कब मिली थी, तो ओलंपिक में इसको प्रदर्शित किया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, ठीक है, मल्लखंब को, ठीक है, मल्लखंब को। ये भी आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मल्लखंब काफी पॉपुलर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि में। हरियाणा खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होता है, 2025 में संपन्न हो चुका है, हरियाणा जीता है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है और इसके मस्कट क्या थे, यानी शुभंकर तो उज्ज्वला थे, ठीक है। अब देखिए खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया बीच गेम है, ये सभी हमने 35 वाले सीरीज में करा दिया है, इसीलिए यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ा मुझे। तो आप उस सीरीज का जो प्ले लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया मेरे पास, कितना टाइम है? टाइम तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी
सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट करा देता हूं। सूरज की परत क्रोमोस्फियर मुख्य रूप से सूरज के दौरान दिखाई देने वाली सूरज के दौरान सूर्य ग्रहण होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सूर्य ग्रहण लिख लीजिए, सूर्य ग्रहण, दो जगह मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं। सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाली एक लाल रंग की परत होती है। क्षुद्र ग्रह पट्टिका का निर्माण चट्टानों से हुआ है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते दिखते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे आप सूर्य ग्रहण लिख लेना। मुख्य रूप से सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है आपको क्रोमोस्फियर, ठीक है, जो लाल रंग का होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से धात्विक पिंड और चट्टानों से निर्मित है। कोरोना या किरीट मंडल सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सफेद हेलो के जैसा दिखता है, हेलो के रूप में, माफ कीजिए। इसके अलावा सूर्य ग्रह की सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर कहा जाता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल 5 लेयर, पृथ्वी खुद में बटे हैं 3 लेयर में, क्रस्ट मेंटल क्रोड, वायुमंडल 5 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। सूर्य का भी परत के अपने कई सारे मंडल है, कई सारे पार्ट हैं, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, है ना, क्रिटोस्फियर। तो ये सब जो है ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सावधान 32 पसेरी नहीं करना है। देखिए, सूर्य की जो दृश्य सतह होता है उस फोटोस्फेयर कहा जाता है। सूर्य का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, सूर्य का जो निर्माण है, सूर्य में जो पाई जाती है हाइड्रोजन हीलियम पाए जाते हैं लगभग 3:1 रेशियो में, है ना। ये लगभग आपके 74% है आपका हाइड्रोजन और 2% छोड़ दीजिए, 24% है आपका हीलियम और 2% अन्य चीज पाए जाते हैं। तो लगभग 3.1 के रेशियो हो जाएगा, 75-25 अगर मान लेता हूं, है ना। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। तो वास्तव में सूर्य क्या हो गया? ए फायरबॉल, ए स्टार, है ना। सूर्य का विकास पृथ्वी के विकास से विकास यहाँ पे लिखा गया है। आज बहुत मिस्टेक कर दिया है मैंने टैप करने में, ठीक है। सूर्य का जो आपका डायमीटर है, व्यास है ना, ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के तुलना में सूर्य कितना बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे औसत व्यास, भूमध्यरेखीय व्यास, ये पृथ्वी का है सब, है ना। ये जो है ना पृथ्वी के बारे में यहाँ पे मैं बता, पृथ्वी का औसत व्यास पूछेगा तो 12,742 किलोमीटर आंसर करना है। भूमध्यरेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर पूछता है, तो पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर, ठीक है ना। 14 और 56 में कितना है डिफरेंस? 28 है ना भाई, 8 4 12 नहीं, घटा लीजिएगा जो भी होगा, है ना। तो ये तीनों अलग अलग ध्यान रखिएगा आप। पृथ्वी का औसत व्यास पूछेगा तो 12,742, है ना। ध्रुवीय व्यास पूछेगा तो 12,714, विषुवतीय व्यास पूछेगा तो 12,756, पृथ्वी का औसत घनत्व तो पूछेगा तो 5.5 ग्राम प्रति सीसी, ठीक है। तो ये चारों बात पृथ्वी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको आता हुआ गलती कर दोगे, पूछ रहा है औसत व्यास और आप जो है विषुवतीय व्यास वाला डाटा दे के आगे, तो कहां से पास हो जाओगे, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी परत भूपरपट्टी का घनत्व तो सबसे कम होता है और कोर जो सबसे निचला परत होता है पृथ्वी का, वहां का घनत्व तो सबसे डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा होता है। यहाँ डेंसिटी 10 ग्राम पर सीसी पहुंच जाता है और यहाँ पे 3.2 से स्टार्ट होता है, यानी कम होता है, ठीक है। औसत से भी कम होता है क्रस्ट का जो डेंसिटी है, ठीक है। पृथ्वी के बाद सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है उसे प्रैक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, है ना। इसके अलावा तुल्यकाली उपग्रह जो है कितने हाइट पे स्थापित किया जाता है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर, एग्जैक्ट है 35,746 किलोमीटर के है, 86 किलोमीटर के हाइट पे। सूर्य के कोर या केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य के एनर्जी का मुख्य कारण है ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य में प्रकाश की विकिरण के माध्यम से गर्म होती है। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश से विकिरण के माध्यम से गर्म होता है ना, इसे ध्यान रखेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित बुध सूर्य का सबसे तेज परिक्रमा करता है। यहाँ पे नोट करके लिखा हूं, अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट परिक्रमा जो है बृहस्पति करता है। और इसका एक दूसरा रिलेट करवाया था कि भाई जो भी ग्रह अपने एक्सिस पे बहुत ज्यादा फास्ट परिक्रमा करेगा उनके यहाँ पर दिन की अवधि छोटा होगा। इसका मतलब जितने भी ग्रह है उनमें सबसे छोटा दिन जो है बृहस्पति पर होता होगा, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। जुपिटर जो है सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह भी है, ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, पीला ग्रह
शुक्र को कहते हैं लाल ग्रह, मंगल को हरा ग्रह, अरुण को। तो ये कलर के अनुसार जो ग्रह का निकनेम पूछा जाता है वो है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ सौरमंडल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट और ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए टुडे एग्जाम के टॉपिक वाइज कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप पे पहुंचिए और कंटेंट को बाय करके अपनी जर्नी को सफल बनाइए, है ना।